दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है प्रोमीथियस। साल 2012 में रिलीज की गई इस फिल्म की कहानी कहीं से भी ऐसी नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो, पर इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जो या तो कंफ्यूजिंग हैं या फिर हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनके जवाब इस फिल्म में हमें नहीं मिलते। जैसे कि फिल्म के शुरुआती सीन में हम एक इंजीनियर को एक प्लेनेट पर खुद को खत्म करके जीवन की शुरुआत करते हुए देखते हैं, पर ये फिल्म हमें ये नहीं बताती कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। उसी तरह LV-223 में इंजीनियर्स के यान के अंदर के कमरे में क्रू मेंबर्स इंजीनियर्स के द्वारा दीवार पे बनाई गई मुराल को देखते हैं, जिसमें हमें जीनोमॉर्फ एलियन क्वीन दिखाई देती है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि इंजीनियर्स पहले से ही इस क्रीचर के बारे में जानते थे, पर इस क्रीचर से इनका क्या कनेक्शन था ये हमें पता नहीं चल पाता। इसी तरह ये फिल्म कई बेसिक क्वेश्चंस के भी उत्तर हमें नहीं देती, जैसे अगर इंजीनियर्स ने ही हमें बनाया तो वो हमें खत्म क्यों करना चाहते थे। अगर इंजीनियर्स ये चाहते थे कि हम LV-223 पर कभी न पहुंचे तो पृथ्वी के कई जगहों पर जो स्टार मैप्स मिले थे वो आखिर किसने छोड़े थे और क्यों। ऐसे और भी सवाल हैं जिनके जवाब ये फिल्म हमें नहीं देती। आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ इस फिल्म की कहानी को डिस्कस करेंगे बल्कि इन सभी सवालों के उत्तर भी आपको देंगे। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद ही जबरदस्त सीन से, जिसमें हमें एक ऐसा प्लेनेट दिखाया जाता है जिस पे लाइफ मौजूद नहीं होता। ये ग्रह पृथ्वी है या ब्रह्मांड का कोई और ग्रह ये हमें नहीं बताया जाता, पर हम देखते हैं कि वहाँ एक एलियन स्पेसशिप आता है और एक ह्यूमनॉइड एलियन को वहाँ छोड़ जाता है। फिल्म में आगे चलकर हमें पता चलता है कि इन्हें इंजीनियर्स कहा जाता है। ये एलियन एक वाटरफॉल के पास जाकर ब्लैक गू नाम के एक स्ट्रेंज से ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी अंदर से डिसइंटीग्रेट होकर उस वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है। इसके बाद उसके DNA सेपरेट होते हैं और पानी में मिलकर आगे जाकर इस ग्रह पर जीवन का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझ आता है कि इस एलियन ने इस ग्रह पर जीवन का निर्माण करने के लिए ऐसा किया। इस सीन में कुछ और भी हिडन चीजें हैं जिसके बारे में हम इस एपिसोड के अंत में बात करेंगे। उसके बाद हमें साल 2089 में ले जाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलोवे को स्कॉटलैंड में एक स्टार मैप मिलता है, जिसमें एक आकृति कुछ ग्रहों के तरफ इशारा कर रहा होता है। इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली सेम स्टार मैप दुनिया के अलग अलग भागों में भी मिलते हैं, जिसके कारण दोनों आर्कियोलॉजिस्ट ये थियोराइज करते हैं कि ये स्टार मैप उन इंजीनियर्स का हमारे लिए इन्विटेशन है। यानी कि इन स्टार मैप के जरिए इंजीनियर्स हमें ये बता रहे हैं कि वो किस ग्रह पर रहते हैं, ताकि हम वहाँ जाकर उनसे मिल सकें। उसके बाद हमें पीटर वेलेंट नाम के व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि वेलेंट कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी का CEO है, जो अब मर चुका है, पर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था जब वो काफी बूढ़ा हो चुका था और मरने के कगार पर था। वो उन इंजीनियर्स को ढूंढना चाहता था जिन्होंने इंसानों को बनाया, इसलिए वो एक एक्सपेडिशन को फंड करता है जो उन इंजीनियर्स के ग्रह पर जाकर उनसे संपर्क कर सके। इसके लिए साइंटिस्ट के एक ग्रुप को चुना जाता है जो प्रोमीथियस नाम के स्पेसशिप से उस स्टार मैप को फॉलो करते हुए LV-223 नाम के एक मून पे जा रहा होता है। स्टार मैप के हिसाब से यही उन इंजीनियर्स का घर होना चाहिए। जर्नी के दौरान पूरा क्रू यान के अंदर डीप स्लीप में होता है और पूरे यान को मॉनिटर कर रहा होता है डेविड नाम का एक एंड्रॉयड, जिसे आप रोबोट समझ सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीइंग होता है और काफी कुछ कर सकता है, जैसे कि ये कई भाषाएं बोल सकता है, नई चीजें सीख सकता है, डिसीजन ले सकता है, लोगों में घुल मिल सकता है इत्यादि। LV-223 तक पहुंचने में प्रोमीथियस को 2 साल का समय लगता है। पूरा क्रू जब हाइपर स्लीप से बाहर आता है तो विकर्स उन्हें मैनेज करती है। प्रोमीथियस LV-223 पर एक लार्ज स्ट्रक्चर के नजदीक लैंड करता है। एक टीम उस स्ट्रक्चर के अंदर जाती है इस उम्मीद में कि वहां उनका संपर्क उन इंजीनियर्स से होगा, पर वहां उन्हें ढेर सारे स्टोन सिलेंडर्स, ह्यूमनॉइड एलियन का मोनोलिथिक स्टैचू और मरे हुए इंजीनियर्स के शव मिलते हैं।
जिसके वजह से उन्हें लगता है कि शायद इंजीनियर्स के साथ यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से वो पूरी तरह से खत्म हो गए। वहाँ मौजूद होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग में भी हम इंजीनियर्स को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं, जो इस बात को और बल देता है। सॉ एक इंजीनियर के सर को रिकवर कर लेती है। साइंटिस्ट उस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग चीजों को स्टडी करने के लिए अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। उस चांद पर काफी तेज गति से सिलिका की आंधी आने वाली होती है, जिसके कारण क्रू मेंबर्स को शिप पर वापस लौटने को कहा जाता है। बाकी मेंबर्स तो वापस लौट आते हैं, पर मिलबर्न और फायरफील्ड लौटने के दौरान उस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं खो जाते हैं। हम देखते हैं कि डेविड उनमें से एक सिलेंडर को वहां से उठाकर अपने पास रख लेता है। वहां के वातावरण में अंतर आने के वजह से वहां मौजूद बाकी सिलेंडर भी लीक होने लगते हैं और उनसे ब्लैक गू निकलने लगता है। शिप में लौटने के बाद इंजीनियर के कटे सर को जब एनालाइज किया जाता है तो इंजीनियर्स का डीएनए हम इंसानों के डीएनए से हूबहू मैच कर जाता है। उधर डेविड उस सिलेंडर के अंदर मौजूद ब्लैक गू के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। वो उसमें से कुछ ब्लैक गू को बाहर निकालता है और हॉलोवे के ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। उस रात हॉलोवे और सॉ के बीच संभोग होता है। उधर स्ट्रक्चर के अंदर फंसे मिलबर्न को एक सांप सा दिखने वाला प्राणी मार देता है और फायरफील्ड के हेलमेट के ऊपर भी एसिड स्प्रे कर देता है, जिसके वजह से उसका हेलमेट पिघल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अगले दिन क्रू मेंबर्स जब दोबारा उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें मिलबर्न की लाश मिलती है। डेविड को पता चलता है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर एक कंट्रोल रूम भी मौजूद है, जिसमें एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है और डीप स्लीप में है। वहाँ वो एक 3D होलोग्राफिक स्टार मैप को भी देखता है, जिसमें पृथ्वी हाईलाइटेड होता है। इससे ये साफ हो जाता है कि इंजीनियर्स पृथ्वी पर जाने वाले थे। उधर हॉलोवे के ड्रिंक में डेविड के द्वारा ब्लैक गू मिला देने के कारण हॉलोवे की तबीयत खराब होने लगती है। इलाज के लिए उसे प्रोमीथियस पर ले जाया जा रहा होता है, पर विकर्स उसे स्पेसशिप के अंदर आने नहीं देती, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि हॉलोवे को असल में क्या हुआ है और उसकी बीमारी दूसरे क्रू मेंबर्स को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। हॉलोवे को लगता है कि उसके अंदर कोई खतरनाक चीज मौजूद है, इसलिए वो सबसे कहता है कि उसे जलाकर मार दिया जाए। अंत में उसे फ्लेम थ्रोवर से जला दिया जाता है। लैब के अंदर मेडिकल स्कैन से पता चलता है कि सॉ न सिर्फ प्रेग्नेंट है बल्कि प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में है। ये अजीब था क्योंकि सॉ कभी माँ ही नहीं बन सकती थी। ऑब्वियसली ये उस ब्लैक गू के वजह से हुआ था जो डेविड ने हॉलोवे के ड्रिंक में मिलाया था। उसके पेट में जो भी था वो काफी तेजी से बड़ा हो रहा था। सॉ उससे छुटकारा पाने के लिए ऑटोमेटेड सर्जरी टेबल पर जाती है और ऑपरेशन के जरिए उसे अपने पेट से बाहर निकाल देती है। उधर ब्लैक गू का शिकार हो चुका फायरफील्ड प्रोमीथियस पर वापस लौटता है और क्रू मेंबर्स के ऊपर हमला करके उनमें से कुछ को मारने के बाद मार दिया जाता है। उसके बाद सॉ को पता चलता है कि वेलेंट मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है और इसी शिप पर मौजूद भी है। दरअसल वो अभी तक डीप स्लीप में था। वेलेंट उसे बताता है कि वो मरना नहीं चाहता, इसलिए वो इंजीनियर से पूछना चाहता है कि खुद को मरने से वो कैसे रोक सकता है। उसे लगता है कि चूंकि इंजीनियर्स ने ही इंसानों को बनाया है, उन्हें ये भी पता होगा कि इंसान खुद को मरने से कैसे बचा सकते हैं। वेलेंट उस जिंदा इंजीनियर से मिलने के लिए उस स्ट्रक्चर के अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। हम देखते हैं कि विकर्स वेलेंट को डैड कहकर पुकारती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि विकर्स वेलेंट की बेटी है। प्रोमीथियस के कैप्टन जेनेक उस स्ट्रक्चर के स्कैंड मैप को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि ये उन इंजीनियर्स का मिलिट्री बेस होगा, जहां वो ब्लैक गू जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाते और टेस्ट करते होंगे। किसी कारण से वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे और खुद का शिकार बन गए होंगे। उसका ये भी मानना होता है कि इस स्ट्रक्चर में एक विशाल एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि वेलेंट अपनी टीम लेकर उस स्ट्रक्चर के अंदर जाता है। डेविड उस जिंदा इंजीनियर को डीप स्लीप से जगाता है ताकि वो वेलेंट को मौत से बचने का उपाय बता सके। वेलेंट के कहे अनुसार डेविड इंजीनियर से पूछता है कि वो मौत जैसी बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकता है। पहले तो वो इंजीनियर ये देखकर हैरान हो जाता है कि इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली है कि वो यहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने डेविड जैसा एंड्रॉयड भी बना दिया। पर फिर वो वेलेंट को देखता है जिसमें उसे अहंकार नजर आता है। वो डेविड के सर को धड़ से अलग कर देता है और वहाँ मौजूद बाकी टीम मेंबर्स को भी मार देता है। केवल सॉ वहां से जिंदा बच पाती है। वो इंजीनियर अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और पृथ्वी पर जाने वाला होता है। सॉ भागते हुए जेनेक को बताती है कि इंजीनियर पृथ्वी पर जाकर वहां ब्लैक गू रिलीज करने वाला है, जिससे पृथ्वी पर सारे इंसान खत्म हो जाएंगे।
इंजीनियर को ऐसा करने से रोकने के लिए जेनेक और उसके क्रू अपने स्पेसशिप को तेज गति से इंजीनियर के स्पेसशिप से टकरा देते हैं। उससे पहले विकर्स एक लाइफ बोट को इजेक्ट करने के बाद एक एस्केप पोर्ट के जरिए खुद भी बाहर निकल जाती है, पर उस टक्कर से जब एलियन क्राफ्ट क्रैश होता है तो वो विकर्स के ऊपर ही गिर जाता है, जिसके वजह से वो बच नहीं पाती। शॉ जब लाइफ बोट में जाती है तो देखती है कि जिस क्रीचर को उसने अपने पेट से बाहर निकाला था अब वो काफी बड़ा हो चुका था और एक विशाल स्क्विड के जैसा नजर आ रहा था। उधर डेविड का सर अभी भी एक्टिव था, जो शॉ को बताता है कि वो इंजीनियर अभी भी जिंदा है और उसे मारने आ रहा है। इंजीनियर फोर्सफुली उस लाइफ बोट के एयर लॉक को खोलकर उसमें घुस जाता है और शॉ पर हमला बोल देता है। खुद को बचाने के लिए शॉ उस क्रीचर को आजाद कर देती है, जो उस इंजीनियर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शॉ को लगता है कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगी, क्योंकि लाइफ बोट भी तबाह हो चुका था और प्रोमीथियस भी। पर डेविड उसे बताता है कि इस जगह एक नहीं बल्कि कई सारे एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं और वो उन्हें चला सकता है। इसलिए शॉ वापस इंजीनियर के शिप पर जाती है और डेविड के सर और बॉडी को अपने साथ ले आती है। डेविड इस एलियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए उसे वापस पृथ्वी पर ले जा सकता है, पर शॉ पृथ्वी पर नहीं बल्कि उस ग्रह पर जाना चाहती है जहां इंजीनियर्स रहते हैं। वो उनसे पूछना चाहती है कि उन्होंने इंसानों को आखिर क्यों बनाया और बनाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो इंसानों को खत्म करने वाले थे। शॉ के कहे अनुसार डेविड उस यान को इंजीनियर के होम प्लेनेट की ओर लेकर चल देता है। उधर लाइफ बोट के अंदर हम देखते हैं कि उस एलियन क्रीचर ने इंजीनियर के शरीर के अंदर ही इम्प्रेग्नेट कर दिया, जिसके वजह से उस इंजीनियर के शरीर को चीरता हुआ एक नया क्रीचर बाहर आता है, जो कि एलियन फ्रेंचाइजी के जीनोमॉर्फ जैसा नजर आता है। दोस्तों, ये तो हुई इस फिल्म की कहानी। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स की और उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस की भी जिनके जवाब हमें इस फिल्म में नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के ओपनिंग सीन की, जिसमें हम एक इंजीनियर को ब्लैक गू पीकर खुद को कुर्बान करते हुए देखते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब ये है कि उसने ऐसा अपने डीएनए के जरिए उस ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए किया। मुमकिन है कि ये एलियंस ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में भी जीवन को इसी तरह शुरू करते होंगे। दूसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया तो वो उन्हें खत्म क्यों करना चाहते थे? दरअसल इसके ऊपर कई थ्योरीज हैं। फिल्म के शुरुआती सीन को अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इन इंजीनियर्स के यान का शेप बिल्कुल अलग है फिल्म के अंत में दिखाए गए इंजीनियर्स के यान से। तो क्या ये इंजीनियर्स का एक अलग ग्रुप था जो अच्छा था और दूसरे ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति करता था? या फिल्म के अंत में LV-223 पर दिखाए गए इंजीनियर्स का ग्रुप अलग था जो हिंसक था? यानी कि ये थ्योरी अगर सही है तो जिन इंजीनियर्स ने हमें बनाया वो हमें नहीं मारना चाहते थे, वो एक अलग ग्रुप था जो ऐसा करना चाहता था। हम जानते हैं कि LV-223 उन इंजीनियर्स का घर नहीं था। ऐसे में अगर सभी इंजीनियर्स इंसानों को खत्म करना चाहते तो इंजीनियर्स का कोई और ग्रुप पृथ्वी पर आकर हमें खत्म कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये साफ हो जाता है कि केवल LV-223 पर मौजूद कुछ खास इंजीनियर्स ही ऐसा करना चाहते थे। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि इंसानों की उत्पत्ति के बाद ये इंजीनियर्स लगातार पृथ्वी पर आते रहे और इंसानों को गाइड करते रहे, पर उन्हें इंसानों ने अपने हिंसक प्रवृत्ति के कारण लगातार निराश किया। वो आपस में न सिर्फ लड़ते रहे बल्कि उन्होंने पृथ्वी के दूसरे क्रीचर्स को भी हर तरह से नुकसान पहुंचाया। इंजीनियर्स ने फिर एक अंतिम प्रयास के रूप में अपने में से एक को पृथ्वी पर हमें गाइड करने के लिए भेजा। इस इंजीनियर का नाम था जीसस क्राइस्ट, पर इंसानों ने इन्हें भी नहीं बख्शा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इससे इंजीनियर्स समझ गए कि इंसानों को सुधारा नहीं जा सकता और उनकी महत्वाकांक्षा और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स ब्रह्मांड के दूसरे क्रीचर्स के लिए भी खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने की सोची। एक थ्योरी ये भी है कि इंजीनियर्स के इंसानों के मारने की कोई खास वजह नहीं थी। वो ऐसा करना चाहते थे क्योंकि उनके लिए इंसानों को कंट्रोल करना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए अगर किसी ऐसे जीव का निर्माण कर दो जो आपके कंट्रोल से ही बाहर हो जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप उसे खत्म ही करना चाहोगे। आइए अब बात करते हैं ब्लैक गू की। आखिर ये क्या था और इसका इफेक्ट अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से क्यों होता था? ब्लैक गू क्या था और ये कैसे काम करता था, इसके बारे में ये फिल्म हमें नहीं बताती,
पर मुझे लगता है कि ये ब्लैक गू जीनोमॉर्फ का अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज था, ठीक उसी प्रकार जैसे एक सिंगल सेल से इस पृथ्वी पर सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। ये थ्योरी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि प्रोमीथियस का क्रू जब अंदर वाले रूम में जाता है तो दीवार पे हमें जीनोमॉर्फ क्वीन का एक विशाल मुराल देखने को मिलता है। डेविड ने होलोवे के ड्रिंक में ब्लैक गू क्यों मिलाया? डेविड एक एंड्रॉयड था जो डायरेक्टिव्स फॉलो करता था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि वेलेंट जिंदा होता है और मौत से खुद को बचाना चाहता है, तो डेविड बस कोशिश कर रहा था वेलेंट को मरने से रोकने की। वो देखना चाहता था कि ब्लैक गू इंसानों को मौत से बचाने में सहायक हो सकता है या नहीं, या फिर उसका इंसानों पर क्या इफेक्ट होता है। इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर होलोवे के ड्रिंक में ब्लैक गू मिलाया। अगला सवाल यह है कि LV-223 जब इंजीनियर्स का घर नहीं था तो पृथ्वी पर मिले स्टार मैप इसकी तरफ क्यों इशारा कर रहे थे? उन केव ड्राइंग्स को सॉ और होलोवे ने पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में डिस्कवर किया था, क्योंकि उन सभी मैप्स में एक खास ग्रह के तरफ ही इशारा किया गया था। उन्होंने खुद ही ये जूम कर लिया कि ये उन इंजीनियर्स का इंसानों के लिए इनविटेशन है। पर क्या हो अगर ये इनविटेशन नहीं बल्कि एक वार्निंग हो, जिसके जरिए इंजीनियर्स इंसानों को वहां न जाने के लिए बोल रहे हों, क्योंकि LV-223 उन इंजीनियर्स के वीपन से भरा हुआ था। ऐसा लगता है मानो ये उनका एक्सपेरिमेंटल वेस्ट था जहां वो अपने हथियारों को बनाते और उन्हें टेस्ट करते होंगे। ऐसे में वो इंसानों को वहां क्यों बुलाना चाहेंगे? LV-223 पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ आखिर क्या हुआ? उन्हें किसने मारा? हमने देखा कि ब्लैक गू एक बायोलॉजिकल वीपन था जो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता था। फिल्म में दिखाए गए एविडेंस से ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स ब्लैक गू से ही मारे गए थे। शायद वो ब्लैक गू को कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे और खुद ही उसका शिकार बन गए होंगे। फिल्म में हम देखते हैं कि एक इंजीनियर का चेस्ट फटा हुआ होता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म के अंत में चेस्ट बस्टर आखिर बचे हुए इंजीनियर के शरीर को चीरता हुआ बाहर निकलता है। अब अगला सवाल ये आता है कि इंजीनियर्स को अगर ब्लैक गू से बने चेस्ट बस्टर जैसे एलियन जीवों ने मारा था तो अब वो वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे? इसका जवाब ये है कि इंजीनियर्स को मरे 2000 साल से ज्यादा हो चुके थे। ऐसे में वो क्रीचर्स खाने की कमी से मारे गए होंगे या फिर खाने की तलाश में कहीं और चले गए होंगे। ये फिल्म जहां खत्म होती है उससे आगे की कहानी हमें एलियन कोवेनेंट फिल्म में देखने को मिलती है, जिसे हम आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस फिल्म से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई सवाल अगर अभी भी बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एलियन कोवेनेंट फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।